Hello everyone, welcome you to this video which is going to talk about two things with the good news. Number one, ABC analysis for CA final audit May 24. Number two, last month revision plan for your audit. And what's the good news? That is something which you already know. And believe me, this is not making you April's fool. This time we are getting the largest span of holiday ever in the CA exams history in your paper of ऑडिट। अरे सर पेपर बहुत टफ आएगा, तो जब ये अनाउंसमेंट आया था कि ऑडिट में इतनी सारी छुट्टियां होगी उससे पहले ही आपके पेपर बन चुके होंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए दोस्तों। और इस बार ऑडिट में क्योंकि हमारे पास हैं 3 पूरे दिन और 2 अधूरे दिन, इसलिए ऑडिट की तैयारी अब करेंगे बड़ी आसानी से, बनाएंगे सब्जेक्ट को बड़े आराम से, स्कोरिंग विद द राइट स्ट्रैटेजी। लेट्स स्टार्ट विद द एबीसी फर्स्ट। सीए फाइनल ऑडिट एबीसी मैंने 3 पार्ट में आपके लिए बनाए। सबसे पहले एक चैप्टर वाइज एक ओवरऑल सब्जेक्ट का एबीसी, फिर हर पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है उसका एबीसी, प्लस एक अपने क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसका एबीसी विद स्पेसिफिक मार्किंग ऑन एबीसी। ये करके फिर डिस्कस करेंगे अपन लास्ट मंथ रिविजन। 3 days बिफोर एग्जाम का हमारा कैसे प्लान होगा, बिकॉज हमारा पेपर एएफएम का कंप्लीट होगा 4 मई को और फिर सीधे 8 मई को ऑडिट का पेपर होगा। तो क्या हम इसमें बीच में वोट देने जाएंगे? आई डोंट नो, बट यस डेफिनेटली ऑडिट की तैयारी बड़े मजे से आराम से अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आईसीआई ने ऑडिट का सिलेबस में क्या वेटेज, एग्जाम वेटेज पैटर्न दिया है, क्योंकि ऑडिट के सिलेबस में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो पास्ट में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहा था ये अब रिडंडेंट है, बट हाँ क्वेश्चंस किससे ज्यादा आते थे कम आते थे उससे हम हर पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पॉइंट्स टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये निकाल सकते हैं। बट जो आईसीआई ने एग्जाम का एक वेटेज पब्लिकली शेयर किया है, जिसको एग्जामिनर्स के साथ भी सपोजिटली शेयर किया गया और बोला गया है कि आप पेपर्स बनाते समय ये पेपर के अंतर्गत हो सके तो ऐसा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विद इन द चैप्टर्स मैनेज करें। अगर मैं इन 19 चैप्टर्स की समरी देखूं तो ये समरी कुछ ऐसी आती है कि प्रोफेशनल एथिक्स को इंस्टीट्यूट ने 17 to 24% दिया है, यानी 20%। तो अगर इसमें से आप ये समझ लें 3 से 4 मार्क के अगर एमसीक्यूज आते हैं, एवरेज 2 से 3 मार्क के आते हैं, तो बचे हुए 15 से 16 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी आप 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस पे सोच सकते हो। ऑडिट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता है, स्टैंडर्ड वेटेज इज 554। तो मे बी 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अमाउंटिंग टू 14 मार्क्स एंड अपार्ट फ्रॉम that 3 to 5 marks of MCQ, so 20% a little on the higher side। इसके अलावा जितने भी आपके स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स है विच इज चैप्टर 1 to 11, तो चैप्टर 19 एथिक्स हो गया आखिरी और 1 to 11 हो गए सारे स्टैंडर्ड बेस्ड, जिसमें एसेज एसआरई एसएई सब कुछ आ गया। आईसीआई कहता है कि इसका वेटेज होगा 45 to 55%, विच मीन्स अगर मैं एवरेज लूँ तो 50%, यानी कि आपका आधा पेपर इसी में से आना है। नॉर्मली एमसीक्यूज ऐसे बेस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे एक्सेप्ट इन नवंबर 23 जहाँ पे बहुत पूछे गए। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इंटरनेशनल एग्जाम्स में क्योंकि इंस्टीट्यूट काफ़ी कुछ उसकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसे बेस्ड एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे केस में नवंबर 23 से पहले जो दूसरे चैप्टर्स होते थे उनसे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते थे। दूसरे चैप्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं 2 नए चैप्टर जो ऐड हुए, डिजिटल ऑडिटिंग और एसडीजी, जिसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने अप्रोक्सीमेटली 5% ईच। तो अगर आप देखें तो डिजिटल ऑडिट का 3 to 6% और एसडीजी ईएसजी का 3 to 6%। तो समवेयर अराउंड 8 to 10 मार्क्स के आपके दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी एक 5 एक 4 या दोनों 5 के। फिर बचते हमारे सारे वो चैप्टर्स जो ओल्ड कोर्स में भी थे, या तो वो एज इट इज है या फिर उसके अंदर कुछ माइनर चेंज किए हैं, बट मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका वेटेज सर क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 20%? ओ माय गॉड, ये इंस्टीट्यूट के पैटर्न के अनुसार 17 to 24% ओनली है। तो सर ये तो जो पुराने वाले चैप्टर है इनका वेटेज तो बहुत कम हो गया पहले, क्योंकि इनका 40-45% वेटेज हुआ करता था डिस्क्रिप्टिव में।
और सेम नंबर एमसीक्यूज में होते थे। तो ये खुशी की बात है या दुख की बात है समझ नहीं आ रहा है। खुशी इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें भर भर के थ्योरी है। दुख की बात इसलिए क्यों, क्योंकि यही तो ओल्ड वाले चैप्टर्स थे जो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुए। Whatever is that, this is basically a factual video which will basically tell you what the facts are. So 17 to 24% out of these 1, 2, 3, 4, 5 chapters के basis पे now let's come to chapter wise ABC. What do I particularly feel? सबसे पहले अपन ये 70 to 24% को फर्दर एनालाइज करते हैं, जैसे हम पहले स्पेशल ऑडिट कहते थे, पर अब हम ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर नहीं देते क्योंकि इनका कोई खास वेटेज एज पर आईसीए एग्जाम पैटर्न अभी तो नहीं। मुझे लगता है यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट के एक क्वेश्चन में कौन से पर्टिकुलर मैटर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो टॉपिक्स के अंतर्गत इंडिविजुअल क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दैट इज समथिंग विच आई विल शेयर इन द रिविजन वीडियो, एंड मे बी एट द एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ईच चैप्टर वाइज ऑल टॉपिक्स। बट 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम हियर। तो अप्रोक्सीमेटली आप 4% वेटेज इसका दे सकते हैं। ऑडिट ऑफ बैंक एंड एनबीएफसीज में से 1 to 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 8 to 10% वेटेज इजीली इसका हो सकता है। मेरे हिसाब से एनबीएफसी में अमेंडमेंट है तो 1 क्वेश्चन और बैंक के ऊपर 1 क्वेश्चन आना चाहिए। हालांकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इस पे भी आते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली 1 आध मार्क का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का। इसका कोई भरोसा नहीं है, 5 से 6 मार्क के भी आ जाए। कई बार इंटीग्रेटेड केस स्टडीज जो आती है जिसमें एक केस होता है और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन होते हैं, वो पूरा बैंक के ऊपर भी है। हालांकि अब जो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर वगैरह में पैटर्न दिख रहा है, उसमें जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज वो पूछ रहे हैं एमसीक्यू में, उसमें एक केस स्टडी में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सारे एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। कुछ एथिक्स के हैं तो कुछ बैंक, कुछ एनबीएफसी, इस तरह के। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएसयू में यू में गेट 0 और 1 क्वेश्चन, सो इट इज नॉट नेसेसरली कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज नॉट रियली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 0 to 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो 1 मार्क का एमसीक्यू और क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। सेम गोज फॉर इंटरनल ऑडिट, बट इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 इज क्रिटिकल, तो हो सकता है वहां से आ जाए या यहाँ से आ जाए। तो 1 क्वेश्चन आप बोल सकते हो इस पे आ जाएगा, या तो 610 या दिस चैप्टर। ऑब्वियसली दिस चैप्टर ऑल्सो हैज कंटेंट ऑफ 610। तो 4 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज। एमसीक्यू में भी आई डू नॉट फोरसी मच इंपॉर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक में आप 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल माय पर्सनल ओपिनियन एंड व्यू, विच मीन्स 8 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज हो सकता है। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकली तो इनसे एमसीक्यू पूछे गए हैं, तो मे बी 2 to 3 एमसीक्यूज, 1 फ्रॉम ईच टॉपिक। तो इस तरह से ऐसे अब मैं ऑडिट के चैप्टर को अगर इंटरप्रेट करूं तो ये काफी डुएबल सा लगने लग गया है मुझे, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या है ये जो लॉट ऑफ थ्योरी इन दीज अदर चैप्टर्स है। और अगर मैं देखूं तो इन दीज अदर चैप्टर्स में न्यू चैप्टर्स को हटा के इनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क का है। इन 20 मार्क में से मैं डेफिनेटली एनबीएफसी बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, ग्रुप ऑडिट बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक। बैंक में सिलेक्टिवली प्रोविजन बेस्ड बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, अदर्स को मैं सिलेक्टिवली देख सकता हूँ। पीएसयू जेनेरिक टॉपिक है, कोई चैलेंजिंग नहीं है। ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा लेंदी, अपन रिविजन से बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, पर सिलेक्टिवली पढ़ेंगे। फॉरेंसिक अगेन थोड़ा सा थ्योरी है, तो उसमें कुछ चीजें सिलेक्टिवली बहुत अच्छे से तैयार की जा सकती है। एंड इंटरनल ऑडिट इज प्योर थ्योरी, इट इज मोर ऑफ मगिंग अप, एक्सेप्ट 610 पोर्शन। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग नहीं दिख रहा है मुझे ये वाला पोर्शन, क्योंकि अब इसका जितना एग्जाम वेटेज है और ये जितने टॉपिक है, काफी कुछ डुएबल सा नजर आ रहा है। तो ये तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि मुझे कौन से चैप्टर सिलेक्टिवली, कौन से कॉम्प्रिहेंसिवली करना है। सर ये जो आपने बोला अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, आई विल जस्ट शेयर दैट विद यू। तो ये इसका वेटेज हो गया। अब आ जाते हैं अपन ऑलमोस्ट 45 to 55% जो सबसे बड़ा वेटेज है हमारे इन चैप्टर्स का, जो ऐसे बेस्ड है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। So all the important stuff if I share with you, number 1, पहला चैप्टर इज टू माई माइंड वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप इसे डेफिनेटली ए कैटेगरी दे सकते हैं। सेकेंड चैप्टर टू माई माइंड इज अ बी कैटेगरी आइटम। थर्ड चैप्टर अगेन इज अ बी कैटेगरी चैप्टर।
ये ए या बी बोल सकते हो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एक. हिस्टोरिकली अगर मैं बोलूँ तो यू फाइंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस. इससे आप 0 to 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इससे एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करना. 240 अब इंटर से हटा दिया, यहाँ रख दिया है, तो एक क्वेश्चन तो बनेगा इससे, ये या 216 में. ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 402 कभी आता है कभी नहीं आता. इस पे तो आप मान के चलना कि एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है, पर ये छोटा है और हो सकता है इस कारण से इससे 2 क्वेश्चन आ जाएं. इसका क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको सब जगह. एमसीक्यू अपन स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टोरिकली वी डोंट हैव अ लार्ज बिग हिस्ट्री ऑफ ऐसे बेस्ड एमसीक्यूज. इन दोनों चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने प्योरली चार्ट बेस्ड कवर किया, बट डिस्पाइट दैट इंस्टीट्यूट ने बोल दिया ये सारे ऐसे तो सिलेबस में ही हैं. तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर लो कि 500 सीरीज में से आपको इन दोनों चैप्टर के मिला के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. विद इन विच स्टैंडर्ड्स कुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूट की पसंद रहा है 501, 505. In fact, 540 goes here. तो in that sense, this is a very important. ये एक अकेले पर्टिकुलर टॉपिक के कारण ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है. यानी कि आप इसमें ऐसा लिख लो 0 to 1 क्वेश्चन प्लस 540 का तो आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. तो व्हाट आई वुड रादर पुट इट लाइक दिस इज, लेट मी रिवाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट लाइक दिस. ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन में यू विल गेट 0 to 1 क्वेश्चन, बट 600 to ये वाली जो सीरीज है इसमें यू विल डेफिनेटली गेट अनदर 1 क्वेश्चन. तो 300 प्लस एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट ये स्टैंडर्ड्स इसमें जो कवर्ड है दे डेफिनेटली आर इंपॉर्टेंट. रिपोर्टिंग के ऊपर आप इजीली एक्सपेक्ट कर लो यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चंस, और मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली ए कैटेगरी आइटम है. ये ए भी हैं, इनमें सिर्फ वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे कि here 501, 505, 570. To some extent, representation 580. Reporting very, very important. 705 very important. Caro very, very important. These two are very, very important topics. The whole chapter is very important. इसमें आखिरी में ऑडिट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ कंपैरिजन्स भी दिए हैं, कभी आ जाए तो आ जाए. तो आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो सेफर साइड में कहीं नहीं गए. इसके कोई बड़ी बात नहीं है, 3 पे भी आ जाए. अगर मैं कारो ऐड कर दूं तो लेट मी से 1 to 2 क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट प्योर फ्रॉम दी एसएस पार्ट, प्लस एडिशनल यू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम कारो और सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज. यानी कि एक क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर लीजिए, मे बी एक क्वेश्चन इस पे. तो हो सकता है इस पूरे चैप्टर में मिला के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाए. सच एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड. तो क्या सर ये 15 मार्क का ही एक अकेला चैप्टर हो सकता है? आई एम नॉट सेइंग हमेशा होता है, बट पोटेंशियल है इसमें होने का. कई बार 10 मार्क का कारो ही पूछा हुआ है, तो आप समझ लो क्योंकि कारो यहाँ इंक्लूड कर दिया है तो कितना क्रिटिकल रहे. जितने भी नए चैप्टर्स, मुझे लगता है कि इन सारे नए चैप्टर्स 8, 9, 10, 11 विच इज योर प्राइमरली 2000, 3000, 4000 एंड 800 सीरीज, इनमें से किसी 2 पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस आना चाहिए. यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स. तो आप ये लिख सकते हैं कि 8, 9, 10 और 11 इन सब में मिला के आई एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस. मेरा मानना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल इसमें से क्या हो सकता है? 805, 810, 4400 सीरीज अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. मेरी मान्यता में मैं इसे ए कैटेगरी दूंगा, इसे बी दूंगा, रिव्यू को डेफिनेटली बी और सी कैटेगरी क्लासिफाई करूंगा एंड इसे बी क्लासिफाई करूंगा. प्रोस्पेक्टिव के अंतर्गत आई थिंक 3402 और 3400 आर मोर इम्पॉर्टेंट देन 3420. तो इससे साइनली हमें क्या समझ में आ गया? अब आप इसका अगर टोटल लगाओगे तो यू विल फाइंड कि टोटल इंस्टीट्यूट 19 क्वेश्चंस पूछता है. कैसे? लेट मी शो यू द एग्जाम पेपर पैटर्न. 30 आपके डिस्क्रिप्टिव आ गए, सॉरी 30% एमसीक्यू आ गए और 70 डिस्क्रिप्टिव आ गए. पहला क्वेश्चन कंपलसरी ऐसे बेस्ड चैप्टर का होता है ज़्यादातर, या 2 पार्ट तो मिनिमम ऐसे बेस्ड होंगे. तीसरा पार्ट हो सकता है कारो या सेक्शन 143 जो कंपनी ऑडिट है, या कोई भी दूसरे टॉपिक से आ जाए. पैटर्न फिक्स होता है. हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है 554 के 3 पार्ट में. पहला कंपलसरी, बचे हुए 5 में से 4 ट्राई करना है, तो टोटल 5 क्वेश्चन 14 मार्क्स 70 मार्क्स ट्राई करना है.
ऑप्शनल मिला के 6 क्वेश्चन, एक इंटरनल चॉइस आती है, तो टोटल 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19 क्वेश्चन आते हैं. 19 questions is what the institute can earn. And effectively what you have is you have 19 chapters. आप ये समझ लीजिए कि अगर 3 इसमें से एथिक्स के निकल गए तो बचे हमारे टोटल 16 क्वेश्चंस और बचे हमारे 18 चैप्टर. इसमें स्पेशल जो नए स्टैंडर्ड आए उनके 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस वहां पे आना चाहिए. तो इसका मतलब ये मोरल लेस जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लगती है मुझे. तो वी आर लेफ्ट विथ 16 क्वेश्चंस एंड इफ वी सी वी आर लेफ्ट विथ 18 minus 4 14 टॉपिक्स. तो 19 थे, एथिक्स एक निकल गया 18, उसके बाद 4 निकल गए तो बचे 14. क्वेश्चंस कितने हो गए एथिक्स के अगर 3 देखें और इसमें से 2 5 तो 14 बचे. तो 14 चैप्टर्स एंड 14 चैप्टर्स एंड 14 क्वेश्चन. यानी मोरलेस इंस्टीट्यूट के पास पॉसिबिलिटी है कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछ ले. तो एक डिजिटल ऑडिट का पूछ लेगी, एक ESG का पूछ लेगी. इधर हो सकता है स्पेशल एरियाज में PSU का कुछ ना पूछ के वो आपसे इन्वेस्टिगेशन के 2 पूछ ले. और उधर स्टैंडर्ड में हो सकता है कि इतने सारे चैप्टर्स में से कपल ऑफ चैप्टर्स दे में नॉट आस्क एनी क्वेश्चन एंड दे में आस्क अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव चैप्टर. तो ये बेस्ड ऑन मी दिस इज द पैटर्न विच शोज दैट एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यू चैप्टर्स हु आर डेफिनेटली सी कैटेगरी विच आर वेरी वेल लेस आस्क्ड. सी का मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, अगर आएंगे तो इससे हो सकता है सिंपल या आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए. रेस्ट अदर्स आदि से मैं ये बोलता हूँ क्योंकि इसके ऊपर MCQs बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ये भी है पर डूएबल है, ईजी है. तो डिजिटल और ये तो नए हैं, तो नए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको एक कैटेगरी दिया जाए. ये भी ये होना चाहिए, नो डाउट अबाउट एथिक्स. आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज वेल एज ब्रॉडली व्हाट इंपॉर्टेंट एसेज आर देयर. सर एसेज में कौन से एसेज कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो मैंने मार्क किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है दूसरों में से क्वेश्चंस नहीं आते. आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 चैप्टर्स इंपॉर्टेंस, नंबर 2 ओवरऑल क्या कवरेज होएगी, हमारे पेपर का क्या डिवीजन होगा. अब आ जाते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन आंसर्स पे. अगर मैं क्वेश्चन वाइज ABC की बात करूं तो व्हाट आई हैव डन इज आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ये टोटल 19 चैप्टर्स हैं अपने, उसका इंडेक्स है. हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है ये दिया है मैंने. इन टोटल चैप्टर्स में से मुझे जो जो चैप्टर के जो जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट लगे ये एक सिंगल पेज में आपके साथ शेयर कर दिया. ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो. क्या क्वेश्चन आंसर्स का इंपॉर्टेंस ऐसा होना चाहिए सर कि मुझे फोकस करना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर्स पे मेरी पढ़ाई के दौरान? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों. इंस्टीट्यूट के पैटर्न में अगर आप देखोगे तो 50% आपका जो पेपर होता है मोरलेस वो किससे आता है? क्वेश्चन बैंक से. यानी आधे क्वेश्चंस डेफिनेटली इंस्टीट्यूट की RTP MTP स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, मिनिमम 50%. तो इसका मतलब क्वेश्चन बैंक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है. हालांकि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि अप टू 50% क्वेश्चंस नए भी हो सकते हैं. तो इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली करना है. टाइम कम है तो फोकस कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? जो मैंने बताया, प्लस ये आपने आपके मार्क कर रखे थे करते समय कि यार ये मुझसे गलत हुआ था पहली बार में, तो इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन बैंक आपको करना है. इससे पहले तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, वो फायदा है. दूसरा, कई बार आपको ये समझ में आएगा अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर होता है. डाउट होएगा तो आप वापस से सोचोगे तो समझ में आएगा अच्छा इसमें ये आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना है. प्लस जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप क्या करते हो? आपको सोचना चाहिए. कैसे प्रैक्टिस करना है इस समय पे क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन में? आप क्वेश्चन रीड करोगे तो सोचना क्या आंसर होना चाहिए, कंक्लूजन देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो पॉड सुनिए, उसके सारे क्वेश्चंस के आपके पास ऑडियो पॉड अवेलेबल है. और वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप मार्क कर दीजिए एज इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम से पहले वाले रिवीजन के दौरान जितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए वो सॉल्व करना है. क्योंकि हमारे पास इस टाइम एक्स्ट्रा समय है बिफोर एग्जाम रिविजन. वी विल ऑल्सो डू सम रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं. अभी इस समय आपको क्वेश्चन बैंक में ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए. क्या जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो उस समय जो भी क्वेश्चंस आप रिव्यू कर रहे हो, सारे नहीं इंपॉर्टेंट वाले, उसमें जो भी क्वेश्चन में की चीज़ पूछी है उसे अंडरलाइन कर दो ताकि बाद में रिवाइज अगर करना है तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे. और आंसर में भी जो की चीज़ है उसे हाईलाइट कर दीजिए. तो तैयारी आपकी ऐसी होना चाहिए कि कुछ आइडेंटिफाइड 50 ऑड क्वेश्चन या 70-80 क्वेश्चन मैं एग्जाम से 3 दिन पहले वाले रिविजन में जब रिवाइज करूंगा तो मैं
45-50 मिनट्स के अंदर अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज कर सको, इतना छोटा मुझे करना है। तो बातों ही बातों में हमने हमारा रिवीजन प्लान भी डिस्कस करना शुरू कर दिया, किस तरह से हमें रिवाइज करना है बिफोर द एग्जाम्स। So because we have 3 days, we will talk about it later. Let us first talk about last month revision. अभी एक महीने कैसे रिवीजन करना है, तो एक तो मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ प्लानर शेयर किया है। यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लानर, दैट विल बेसिकली शो यू कि आप ऑडिट कैसे प्लान कर सकते हो। मैंने उसमें सजेस्ट किया है कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डेली रखना चाहिए ऑडिट के लिए, यानी ऑलमोस्ट एवरी डे यू शुड कीप फॉर ऑडिट। और थोड़ा थोड़ा रोज करें, क्या कि थ्योरी है तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। आप देखेंगे ऐसी शीट शेयर करिए, बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो कैसे रिवीजन प्लान हो सकता है, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो क्या हो सकता है, आप यूज कर सकते। इसके अलावा लेट मी शेयर यू ब्रॉडली व्हाट शुड बी द सीक्वेंस फॉर स्टडी व्हेन यू आर स्टडिंग। अब आप ऑडिट उठा रहे हो तो क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आप एथिक्स से उठाओ, इंटरेस्टिंग है, डुएबल है, वेटेज भी है, 100% कवरेज के उद्देश्य से, नो एबीसी। फिर चैप्टर 1 to 11 सीक्वेंस में लीजिए, जिसमें फिर कारो कंपनी ऑडिट वाले पोर्शन भी करिए। चैप्टर 2, 3 और 4 में आप एबीसी फोकस रख सकते हैं, क्योंकि वह थ्योरी कंटेंट बहुत ज्यादा है। बाकी सारे चैप्टर में हो सके तो आप कोशिश करिए 100% कवरेज करने की, 2, 3, 4 छोड़ के। इसके बाद आप करिए चैप्टर 13, 14 और 18, क्योंकि 14 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बैंक एनबीएफसी, और 13 और 18 नहीं। यहाँ पे आप एबीसी फोकस रख के तैयारी कर सकते हैं। बैंक पूरा कवर नहीं किया जा सकता है, रिवाइज भी करना मुश्किल है एग्जाम से पहले, तो फोकस रख सकते हैं आप। प्रोविजन बेस्ड जो रिवीजन में अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट है उसमें। और 15, 16, 17, 12 बचे हुए चैप्टर्स का रिलेटिवली वेटेज बहुत कम है। यहाँ पे आप सिलेक्टिव कवर करो, आपको ऑडिट का जो डर है इतनी सारी थ्योरी कैसे कवर होगी वो काफी कम हो जाएगी। क्योंकि जहाँ तक एसेस के चैप्टर्स की बात है दोस्तों, एसेस सब लॉजिकल है, अपन ने क्लास में जैसे पढ़े हैं, आपने रिवाइज किया, रिवीजन वीडियोस देखिए, आपने क्लासेस यहाँ से नहीं भी लिया, आप रिवीजन वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत लॉजिकली कनेक्ट होकर बड़े कंपेरेटिवली, आई विल नॉट से इजी, बट कंपेरेटिवली ग्रिप में लेने में पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। फास्ट के स्टूडेंट्स के लिए उन्हें डीसी या क्वेश्चन बैंक से अगर पढ़ने की चाहते हैं तो 100% ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चार्ट्स में 220 पेजेस में एथिक्स छोड़ के सब कुछ कवर हो जाता है, एथिक्स मिला के 270 पेज, और पूरा मटेरियल आपका सॉलिड कवर होता है। कोई चार्ट जैसी चीज नहीं है कि सिर्फ कीवर्ड्स है, प्रॉपर कंटेंट है, अपने आप में सेल्फ स्टडी मटेरियल है। आई थिंक ड्रोन चार्ट्स आर एक्सीलेंट। खुद से बोलना नहीं चाहिए, पर स्टूडेंट की बात बोल रहा हूँ जबान। आप ब्रह्मास्त्र प्लस क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मार्क करते जाना है वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस समय पर। इन कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको ब्रह्मास्त्र फॉलो करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे, तो अभी से आप टिक मार्क कर दीजिए क्या कि आपको क्या क्या सिलेक्टिवली करना है उसमें से। कुछ स्टूडेंट ब्लेंडेड अप्रोच पे जाना चाहते हैं कि सर ये वाले टॉपिक्स में मैं ड्रोन चार्ट यूज़ कर लूँ और बाकी सब में ब्रह्मास्त्र यूज़ कर लूँ, या एसेज में जो नए स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ड्रोन चार्ट ले लूँ और बाकी सब में ब्रह्मास्त्र। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी अप्रोच आपने फाइनल करी है उसे फाइनल करके रख दीजिए। किताब ऐसी नहीं है कि एक सिंगल किताब से भी आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। यू नीड नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी देयर, पर जो भी डिसाइड किया है बस उस पर स्टिक रहो। कैसे पढ़ना है, कम से कम 2 रीडिंग और होनी चाहिए आपकी मिनिमम लास्ट 1 महीने के अंतर्गत। जी नेक्स्ट पावर बैच या यूट्यूब के रिविजन, जहां आपको जरूरत है वहां देखिए कि ये चैप्टर में ग्रिप कम आ रही है तो उस पर रेफर कर लीजिए। डिजिटल ऑडिट, एएसजी, एसडीजी बहुत बड़े लग रहे हैं, कंफर्ट नहीं आ रहा है, एक बार उसका रिविजन जरूर देखें। अब मेमोराइज करने पे भी ध्यान देना होगा, अब तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस था, अब याद करना है तो आप क्यूमुलेटिव रिविजन करिए। तो आप रोज 4 घंटे अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं, विच इज़ एन आइडियल टाइम इफ यू आर डूइंग इट डेली, तो आपको क्या करना है, अगले दिन सबसे पहले शुरू का आधी घंटा, पौन घंटा, आपको मिनिमम टाइम ही ऐसा रखना है। रिवीजन में कभी भी जल्दबाजी मत रखो। आपको बोलना है मेरे को मिनिमम 30 मिनट्स 45 मिनट्स रिवीजन पे देने, उससे पहले हो गया तो भी मैं रिवाइज करूँगा और फिर आगे का पढ़िए। ऐसे डेली पुराना वाला रिवाइज करिए। क्या डेली पिछले दिन का रिवीजन करना है या पिछले दिनों का रिवीजन करना है? डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। कुछ टॉपिक्स में आपको लगेगा कि यार मुझे प्रीवियस सारे करना चाहिए, कुछ में आपको लगेगा नहीं ज़रूरत है। हो सकता है एक स्टूडेंट नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं, for 5 days they will revise only the previous days and on the 6th day they will revise the whole thing. So develop your own strategy. And then please understand, अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि क्या चीज़ें नहीं कवर करनी है, आपको सिर्फ रिव्यू करनी है, किसको समझ के पूरे अच्छे से कवर करना।
तो ये आपका तरीका होगा दोस्तों आखिरी के 1 महीने में रिवीजन का। आपको आपका क्रिएट करना पड़ेगा एक प्लान। मैंने एक आपको शीट दे दी है जिस पे आप फिल कर सकते हो। मैंने उसमें टेंटेटिवली मेरी तरफ से प्लान भी दिया है कि आपको इस तारीख पे ये समय ऑडिट पे देना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से उसको सूट करके फिल कर सकते हैं। दैट इज़ योर लास्ट मंथ रिविजन। 3 डेज बिफोर एग्जाम का रिविजन अपन आगे शेयर करेंगे। बाकी आई होप इससे अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा क्या होना चाहिए ओवरऑल तरीका करने का। कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले एथिक्स से शुरू करें। एवरेज 17 से 24% वेटेज है। फिर सारे एसेज वाले चैप्टर ले लें, स्टैंडर्ड वाले 1 to 11। उसके बाद में आप ले लें चैप्टर्स जो 12, 18 और 14 है इंपॉर्टेंट। 13 भी कवर कर लें वहाँ पे। और फिर रिमेनिंग आपके जितने भी चैप्टर्स है उसको सिलेक्टिवली एबीसी फोकस के साथ कवर कर लें। हर चैप्टर के बाद उसकी क्वेश्चन बैंक करें जो आपने मार्क कर रखे इंपॉर्टेंट, या जो इस बार मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट मार्क किए उनको, और हाईलाइट कर दीजिए क्वेश्चन के की एलिमेंट और आंसर के की एलिमेंट, ताकि एग्जाम से पहले भी एक बार रिवाइज कर पाए। इस समय नया कुछ भी नहीं उठाना है, जो किया है उसी को और अच्छे से तैयार करना है। और हमारा एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट पे कि ऑडिट को हमें तोड़ तोड़ के खाना है। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? 1 बाइट एट अ टाइम। तो बहुत बड़ा हमें पिक्चर नहीं रखना है दिमाग में, एक एक करके खाते जाना है। इसका मतलब एक एक करके चैप्टर्स कवर करते जाने हैं, कंट्रोल में लेते जाना है। बड़ा सा ये सब्जेक्ट खूब सारी थ्योरी वाला भी एकदम डुएबल और कंट्रोल में लगे। बाकी रिविजन्स आएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, आगे भी आएंगे। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसे फॉलो कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।